हेलो स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन क्या है। उदारीकरण क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है और कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, तो आज हम लोग बहुत ही सरल तरीके से अध्ययन करेंगे कि उदारीकरण है क्या, लिबरलाइजेशन है क्या, विस्तार से आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लिबरलाइजेशन है क्या। लिबरलाइजेशन को समझने के लिए हमें एकदम सरल तरीके से समझना होगा 1991 में की पहले क्या परिस्थितियां थी और 1991 के बाद क्या परिस्थितियां थी, और उन्हीं के संदर्भ में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। 1991 के पहले व्यापार की जो नीतियां थी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, यानी इस तरह से कठिनाईपूर्ण नियम बनाए गए थे व्यापार के कि विदेशी कंपनियां भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी, क्योंकि नियम बहुत ज़्यादा कठोर थे और इस तरह से उनके लिए अनुकूल दशाएं नहीं थी। 1991 के पश्चात गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि भारत की व्यापारिक नीतियों को सरल बनाया जाए, क्योंकि अभी तक जो नियम कठोर थे जिसके कारण विदेशी कंपनियां भारत में नहीं आ सकती थी। और इस तरह से 1991 के समय गवर्नमेंट के डिसीजन के कारण एक परिवर्तन का दौर स्टार्ट हुआ, यानी गवर्नमेंट ने व्यापार की जो नीतियां थी उसे सरल बनाया, जिससे विदेशी कंपनी भारत में आसानी से आ सकें, विदेशी कंपनियां भारत में पूंजी निवेश कर सकें और भारत में औद्योगिकरण को गति मिल सके। तो इस तरह से 1991 में व्यापारिक नीतियों को सरल बनाया गया, जिससे विदेशी कंपनी भारत में आ सकती हैं। और इस तरह से 1991 के बाद इस आर्थिक नीति के बदलाव के कारण देश में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। इसी परिवर्तन को उदारीकरण यानी गवर्नमेंट की जो ये पॉलिसी थी, आर्थिक नीतियों में जो सरलता लाई गई, इसी को उदारीकरण का नाम दिया गया। स्क्रीन पे चलिए आप। तो जैसा स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, उदारीकरण से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों में ढील देकर उदार नीतियों का पालन किया जाता है। आर्थिक दृष्टि से उदारीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सरकार देश को तीव्र आर्थिक विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए लाइसेंस, कोटा, नियंत्रण, प्रशुल्क आदि प्रशासकीय अवरोधों को कम करती है। दूसरे शब्दों में, जब सरकार औद्योगिक नीति, कराधान नीति, श्रम नीति, आयात निर्यात नीति आदि में परिवर्तन करके निवेश, उत्पादन, वितरण आदि पर लगे प्रतिबंधों को कम करती है या हटाती है, तो उसे उदारीकरण या लिबरलाइजेशन कहा जाता है। इसी क्रम में हम लोग अध्ययन करेंगे उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन के उद्देश्य क्या हैं। फर्स्ट है घरेलू उत्पादन क्षमता में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाना। जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना चाहेंगे तो उसके पहले आप अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दिलाने के लिए इस तरह से उत्पादन करेंगे जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके। इसके लिए एक ही रास्ता है, अपने घरेलू उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना। तो इस तरह से उदारीकरण के द्वारा घरेलू उत्पादन क्षमता में वृद्धि किया गया और नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया और अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम हो गई। सेकंड है वस्तु यानी व्यापारिक वस्तु एवं सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना, यानी कि उदारीकरण के माध्यम से जो हमारे देश में हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी और इस तरह से प्रोडक्शन की जो गुणवत्ता थी वो ज़्यादा बेस्ट नहीं थी, लेकिन बाहरी टेक्नोलॉजी के आ जाने से या विदेशी कंपनियों के आ जाने से हमारी व्यापारिक वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ। ये उदारीकरण के द्वारा ही संभव हो पाया, क्योंकि इसके पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत पिछड़ी हुई थी और इस तरह से पिछड़ी होने के कारण हमारी व्यापारिक वस्तुएं बेहतर नहीं होती थी, उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती थी और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे से हमने विदेशी कंपनियों को भारत में आगमन करने के लिए उन्होंने अवसर प्रदान किया और इस तरह से विदेशी कंपनियों के आ जाने से और टेक्नोलॉजी के यूज़ हो जाने से हमारी वस्तुओं की जो व्यापारिक सेवाओं की गुणवत्ता थी इसमें सुधार हुआ। उदारीकरण के उद्देश्य के क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। उदारीकरण के परिणाम स्वरूप भारत में वाणिज्य और व्यापार को बढ़ावा मिला। परिणाम स्वरूप लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। जैसे कि आप जानते हैं, वाणिज्य और व्यापार दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। व्यापार एक लिमिटेड यानी छोटे स्तर पे स्टार्ट करके बड़े स्तर पे आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी व्यापार किसी वस्तु को एक स्थान पे बेच देना
जो दूसरा व्यक्ति उसे खरीद लेता है, एक सामान्य प्रक्रिया को व्यापार कहा जाता है। वाणिज्य में उत्पादन कंपनी से लेकर के मार्केट तक फैलाने में जिन जिन सेवाओं और वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, संयुक्त रूप से उसे वाणिज्य कहते हैं। तो इस तरह से उदारीकरण के द्वारा इन दोनों क्रियाओं को बढ़ा करके रोजगार के अवसरों में वृद्धि किया गया। तो डियर स्टूडेंट, आपने अध्ययन किया किस तरह से रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके उदारीकरण के मार्ग में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। तो इस तरह से रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके ही ये संभव हो पाया। तो उदारीकरण के महत्वपूर्ण उद्देश्य था और इसी उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए सरकार ने उदारीकरण भारत में लाया। उदारीकरण के अगले उद्देश्य में आर्थिक अस्थिरता को दूर करके आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना। तो जैसे कि आप जानते हैं, उदारीकरण के द्वारा ही आर्थिक अस्थिरता यानी हमारे देश में आर्थिक स्थिरता बनी हुई थी, विकास आगे नहीं बढ़ रहा था और आर्थिक विकास की गति को तीव्र किया गया उदारीकरण के माध्यम से, क्योंकि विदेशी कंपनियों के आने से आर्थिक क्रियाएं तीव्र हुई, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी मात्रा में उद्योग लगाए गए, लोगों को रोजगार प्राप्त हुए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, लोगों को अनेक कार्यों को करने का अवसर मिला और इस तरह से आर्थिक स्थिरता जो थी हमारे देश में वो धीरे धीरे दूर होने लगी और आर्थिक विकास की गति मिला उदारीकरण के द्वारा। उदारीकरण के उद्देश्य के अगले क्रम में बढ़ते हैं। 1991 के उद्देश्य में अर्थव्यवस्था को रोजगार घाटे से निकालना। जैसा कि आप जानते हैं, उदारीकरण 1991 में ये महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था को राजकोषीय घाटे से बाहर निकालना। सरकार की उदारीकरण नीति यानी लिबरलाइजेशन पॉलिसी के कारण देश में औद्योगिक विकास हुआ। इससे सरकार की आय में वृद्धि होती है और अर्थव्यवस्था के घाटे से निकालने में सहायता प्राप्त होती है। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था विकास की पटरी पे आ गया उदारीकरण के द्वारा। उसके पहले हमारे पास ना टेक्नोलॉजी थी, ना औद्योगिक विकास हुआ था, न ही आर्थिक क्रियाओं की तीव्र गति भारत में थी। लेकिन 1991 के पश्चात विदेशी कंपनियों के भारत में आगमन से, बड़ी मात्रा में टेक्नोलॉजी यूज़ कर लेने से हमारे देश में अर्थव्यवस्था को राजकोषीय घाटा जो था उससे बाहर निकलने में हमें आसानी मिली और ये उदारीकरण का ही परिणाम था, जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पे आ सकी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना। सरकार की उदारीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में पूंजी का निवेश करती हैं, जिसके कारण देश का विकास होता है। पूंजी निवेश से नए नए रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, बड़ी मात्रा में औद्योगिक क्रियाएं तीव्र होती हैं, लोगों को धीरे धीरे रोजगार प्राप्त होने लगता है और इस तरह से देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए अन्य विदेशी कंपनियां भी भारत आने लगी। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपने अध्ययन किया उदारीकरण है क्या, किस तरह से 1991 में सरकार ने व्यापारिक नीतियों में बदलाव करके उदारीकरण लाया, यानी आर्थिक बदलाव एक प्रकार से था और सरकार की जो आर्थिक नीति थी उसमें उदारता लाई गई, उसमें नियम को सरल बनाया गया और इस तरह से इसके परिणाम के तहत अनेक प्रभाव पड़े। तो आज उसको भी हमने अध्ययन किया स्क्रीन पे कि किस तरह से उदारीकरण के कारण क्या क्या प्रभाव पड़े, किन उद्देश्यों के कारण उदारीकरण लाया गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।